हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल LIS एक्सपर्ट पर आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक ऑफ यूनिट 8 ऑफ UGC नेट, जिसका नाम है डिजिटल लाइब्रेरी। ये मैं आपको 2 पार्ट में पढ़ाऊँगी। डिजिटल लाइब्रेरी में पहले जो पार्ट है वो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? इज़ ऑर्गेनाइज ऑनलाइन डाटाबेसेस ऑफ डिजिटल रिसोर्स। किसका? डिजिटल रिसोर्सेज का डाटा बेसिस है। ये प्रोवाइड करता है एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस टू इकोनॉमिक मटेरियल जैसे ई बुक्स, जनरल, मैगजीन, ऑडियो। ऑल्सो ऑफर करता है एडवांस सर्च, रिट्रीवल, प्रिजर्वेशन ऑफ फीचर, असेंशियली सर्व एज द ऑनलाइन एक्सटेंशन ऑफ फिजिकल लाइब्रेरी। ठीक है, तो इससे पहला एग्जाम्पल है हमारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। एक मासिव वर्चुअल रिपोजिटरी डेवलप किया जाता है बाय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी झारखंड के द्वारा, खड़गपुर के द्वारा, IIT खड़गपुर। ठीक है, जो होस्ट करती है अपने टेक्स्ट को, आर्टिकल्स को, वीडियोस को, लेक्चर को, मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स के लिए और रिसर्चर के लिए अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, और अब हम लेते हैं जेस्टोर। जेस्टोर क्या है? एक अकेडमिक डिजिटल लाइब्रेरी प्रीमियर है। यूज़ किया जाता है यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा टू प्रोवाइड करने के लिए एक्सेस टू मिलियंस ऑफ द अकेडमिक जर्नल आर्टिकल्स को, बुक्स को और प्राइमरी सोर्सेस को। ठीक है, और इसमें है प्रोजेक्ट गॉन्गटबर्स, द ओल्डेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी इन एग्जिस्टेंस है। इट इज़ अ मासिव वेंडर ड्रिवन फैक्टर है जो जिसमें 1000 ऑफ द फ्री एंड पब्लिक डोमेन ई बुक्स हैं। अब देखिए डिजिटल लाइब्रेरी डेवलपमेंट कैसे हुई। डिजिटल लाइब्रेरी इज़ नॉट ए मियरली ए डिजिटल collection of the digital electronic, is an organized system of information that can serve as a rich resource for its user community। किसके लिए ये काम करता है? उसकी यूज़र कम्युनिटी। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कम्युनिटी ट्रीट डिजिटल लाइब्रेरी एज अ लॉजिकल एक्सटेंशन आर्ग्यूमेंटेशन ऑफ द फिजिकल लाइब्रेरी इनटू द इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोसाइटी। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोसाइटी के उसमें डिजिटल लाइब्रेरी एक्सटेंडेड एंड आर्ग्यूमेंटेड देयर फिजिकल काउंटरपार्ट्स by extending existing resources and services, enable developments of new policies for information access retrieval, access और retrievals के लिए। अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है हमारा? The computerization of the library during the past few decades has focused heavily on creation of the surcharge of the record of the printed material available in the library and for providing computerization service through secondary database लोकली ऑन CD-ROMs और मैग्नेटिक। अब ये कह रहा है कि जो भी हमने बहुत सारे पहले से टाइम से हम कोशिश करते चला आ रहे हैं कि हम अपने डेटा को क्या है CD-ROM में कन्वर्ट करें, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, मैग्नेटिक टेप फॉर्म में कन्वर्ट करें ताकि हम अच्छी से अच्छी कंप्यूटराइज सर्विस प्रोवाइड कर सकें। सेकंड क्या है? ट्रेडिशनल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम डिजिटल लाइब्रेरी। द सर्विसेज एंड collection in the traditional library are built around its physical profession consisting of the books, journals, microfilm, audio, video, cassettes, technological and thesis and standard and patents. The primary purpose of the library OPAC is indicated the physical location of the documents in the library। कि physical location of documents क्या है लाइब्रेरी में ये बताता है। अब क्या है? in a traditional library environment consisting of the physical collection, क्या कंसिस्ट करता है? फिजिकल कलेक्शन को। इट इज़ नेसेसरी फॉर द यूज़र, ज़रूरी था यूज़र के लिए। क्या ज़रूरी था? यूज़र के लिए ज़रूरी है कि वो आए लाइब्रेरी में और गेट इन ऑर्डर करे, गेट द डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू यूज़ इट। मतलब उसको जाना पड़ता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल डिजिटल लाइब्रेरी विदाउट वॉल है ये। तो इसमें क्या कर रहे हैं? मेटा रिसोर्सेज को, सब्जेक्ट पोर्टल को डेट एक्सटेंड द वर्चुअल एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डिजिटल डाटा फ्रॉम सेवरल डिवर्स सोर्सेज विदाउट द यूज़र इवन नोइंग वेयर द रिसोर्स है एक्चुअली रिसाइडेड। मतलब उसको पता भी नहीं कहाँ रिसोर्स है,
फिर भी उसको रिसोर्स प्रोवाइड किया जाता है। अनलाइक द डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी डू नॉट कंसिस्ट ऑफ द फुल टेक्स्ट sources. Instead, they are more likely on the index of the relevant hand-picked links to resources available on the webs. And a virtual library could potentially be numerous, linking huge collections from all around the globe, and it can be very small as consist of the thousands of links to digital sources and maintained by the individual. अब क्या है, ये डिजिटल लाइब्रेरी कैसे भी मैनेज की जा सकती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल फॉर्म है, कंप्यूटर में आराम से ये फिट हो जाती है और हम इसको आराम से कर सकते हैं 24/7। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिजिटल लाइब्रेरी की, कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है, डिजिटल लाइब्रेरी प्रोमिसेस करता है वन स्टेप इक्विटेबल टाइमली एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ डाइवर्स रिसोर्सेज को इन अ शार्प मॉडर्न गिवन स्पेसिफिटी, लिफ्टिंग ट्रेडिशनल बैरियर टू द टाइम और स्पेस। डिजिटल लाइब्रेरी हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्ड टाइम। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहला है डिजिटल लाइब्रेरी आर द डिजिटल काउंटर पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, प्रिंट, अदर ऑडियो विजुअल, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। यह भी क्या दोनों इंक्लूड करता है, ग्राफिक्स को भी, एनिमेशंस को भी, ये सारी चीज़ें भी ये लेकर चला। डिजिटल लाइब्रेरी बाउंड नहीं है फिजिकल स्पेस के, फिजिकल स्पेस की कोई बाउंड्रीज नहीं है इसमें। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो डिफरेंट लोकेशन में, डैट आर जो वर्क करते हैं को एग्जिस्टिवली टू मीट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र्स को, किसको, यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स को। उसके बाद हमारा आ जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ द फिजिकल स्पेस। ज़रूरी नहीं है इसमें कि फिजिकल स्पेस आपके पास हो, ठीक है, फिजिकल स्पेस इन डिजिटल में भी रिड्यूस हो जाती है। एसेंशियली फर्स्ट हाउस सर्वर फॉर होस्टिंग डिजिटल कंटेंट्स, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स है तो इसलिए वो प्रॉब्लम सॉल्व रहती है। पीसी एज ए क्लाइंट फॉर एक्सेसिंग द डिजिटल कंटेंट्स एंड स्टाफ फॉर मेंटेनिंग द डिजिटल लाइब्रेरी। मतलब तीन चीज़ें हैं हमारे पास, क्लाइंट पीसी क्लाइंट्स के लिए है, पर्सनल कंप्यूटर, और हमारे पास स्टाफ भी है डिजिटल लाइब्रेरी को मेंटेन करने के लिए। डिजिटल लाइब्रेरी ओन एंड कंट्रोल द इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नॉट टू द पॉइंटर इट, मतलब सबको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी किसी भी वक्त, ठीक है। The World Wide Web is a web is a collection of the thousands and hundreds and thousands of documents, हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। ये कंसीडर करता है एज अ डिजिटल लाइब्रेरी बाय मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों पर डिजिटल लाइब्रेरी की तरह ये एक कंसर्न करता है। ये वेब इज मेंट किया जाता है मोस्ट डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस की जाए, बट इट इज़ नॉट अ डिजिटल लाइब्रेरी इटसेल्फ, ये डिजिटल लाइब्रेरी ही नहीं है कुछ है। इसके बाद बहुत सारे फीचर्स हैं डिजिटल लाइब्रेरीज के, ठीक है। इसमें आ जाता है डिजिटल लाइब्रेरी डेफिनेशन में क्या क्या दिया हुआ है। द एसोसिएशन ऑफ द रिसर्च लाइब्रेरी वाटर करती है वन ऑफ द लीडर इन द कोलैबोरेशन डिजिटल प्रोग्राम्स में इन यूएस में, असाइन करता है, फॉलो करता है कंटेंट टू द डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट हमारा आता है डिजिटल लाइब्रेरी सिंगल आइडेंटिटी नहीं है। डिजिटल लाइब्रेरी को रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी टू लिंक करने के लिए रिसोर्सेज ऑफ मैनीज को, ये लिंक करता है बिटवीन मैनी डिजिटल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज सर्विसेज आर ट्रांसफर की जाती है एंड यूजर को। ये एम्फेसाइज करता है डिजिटल लाइब्रेरी इज़ नॉट ए व्यूड ओनली एज point of access to digital information but as a combination of services, architecture or a set of the information resources, databases of text, number, graphics, sounds and music और animations में, ठीक है। तो ये सब रहता है इसमें। उसके बाद हमारा क्या है, पेंटिंग करना मल्टीपल पिक्चर्स को, मैचिंग नॉनेस एंड फैक्सो 1991 आइडेंटिफाई करते हैं फॉलोइंग 4 डायमेंशन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। पहला हमारा कम्युनिटी है, दूसरा हमारा टेक्नोलॉजी है, थर्ड हमारा सर्विसेज है और फोर्थ हमारा कंटेंट है, ठीक है। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं। और अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिजिटल लाइब्रेरी कौन सी है। पहली हमारी न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी है जो मेंटेन
की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो WAIKATO वाईकाटो प्रोवाइड्स vast access to the several document collection with a vast subject content, language और format के साथ। उनकी इंक्लूड करता है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को, ह्यूमनाइजेशन को, डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन को, कंप्यूटर साइंस को एंड टेक्नोलॉजी, टेक्निकल रिपोर्ट्स को, बिब्लियोग्राफी को, लिटरेसी वर्क और मैगजीन्स को। ठीक है। कंटेंट फॉर्मेट क्या रहता है टेक्स्ट का? ASC सेकेंड और पोस्ट का PDF रहता है। ठीक है। ग्राफिक, ऑडियो, विजुअल इमेजेस भी रहती है। अब ये क्या है, न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी जो है सपोर्ट करती है सिंपल विद द पावर ऑफ बिब्लियोग्राफी, फुल टेक्स्ट सर्च को, ब्राउज को, फुल टेक्स्ट सर्च और ब्राउज दोनों को। इंटरफेस को इंक्लूड करता है हायरार्किकल ब्राउजिंग और डिस्प्ले को। अभी नेटवर्क दूसरा हमारे इसमें दे रखी है, नेटवर्क कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी रेफरेंस लाइब्रेरी। अब ये क्या है, ये एक तरीके इंटरनेशनल कलेक्शन है ऑफ द कंप्यूटर साइंस रिसर्च रिपोर्ट का और पेपर्स का जो अवेलेबल है बाय 100 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड पर। ठीक है। उसके बाद द मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट आर द यूनिवर्सिटी है और इसमें कौन सी है, रिसर्च लेबोरेटरीज। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एरिक्स क्या होते हैं, ARXIV एरिक्स। ये स्टार्ट हुआ था 1991 में बाय पॉल जीन्स बैर्ग के द्वारा। पॉल जीन्स बैर्ग 1991 में पॉल जीन्स बैर्ग के द्वारा एट लॉस एंजेलिस नेशनल लेबोरेटरी में द ओल्डेस्ट प्रिंट आर्काइव रिपोजिटरी होस्ट करता है एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी हैज़ बिकम द फंडामेंटल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर किसके लिए, ग्रोइंग नंबर ऑफ फील्ड्स के लिए। स्टार्ट करना विथ थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स के लिए, लेटर स्प्रेडिंग करना टू अदर एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, फिजिक्स में, ऑल्सो नाउ ऑल्सो टू द कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। आर्काइव इज ए लीडिंग एग्जाम्पल ऑफ द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिपार्टमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये लीड करता है अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ स्कॉलरली कम्युनिकेशन को। अब इसमें फोर्थ भी आ जाता है, फोर्थ हमारा साइंस डायरेक्ट क्या है, एक वेब बेस्ड इंटरफेस है, फुल टेक्स्ट डेटाबेस ऑफ कमर्शियल पब्लिशर नेम्स को हम एल्सवायर साइंस भी कहेंगे, ELSEVIRS एल्सवायर साइंस। सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल मेडिकल लिटरेचर। साइंस डायरेक्ट कवर करता है 25% ऑफ द वर्ल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेडिकल इंफॉर्मेशन को ही ऑफर करता है, एक रिच एंड इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट फॉर रिसर्च जनरल के लिए, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस के लिए और रेफरेंस वर्क्स के लिए। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है इसकी, वो हम यहाँ जानेंगे। ठीक है। अब क्योंकि हमने ये टॉपिक फिनिश कर दिया है तो अब हम आ जाते हैं इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है। हिस्टोरिकल एवेल्यूएशन ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी हैज़ नॉट बीन लीनियर। ये लीनियर तो नहीं है, एक जैसी तो नहीं है। ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड थर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इनोवेशन ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी हैज़ कम फ्रॉम द सेवरल डिसिप्लिन। बहुत सारे डिसिप्लिन से आया है ये। ठीक है। इसमें लीडिंग करता है मल्टीपल कंसेप्शंस ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी, ईच वन हैव इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्राइमरी डिसिप्लिन्स। हिस्ट्री ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी देयरफॉर द हिस्ट्री ऑफ द वैरायटी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें आता है बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम और टेक्नोलॉजी जो कंसीडर किए जाते हैं एज ए डिजिटल लाइब्रेरी फॉर देयर परपैचुअल्स के लिए। ये सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी आर हाइड्रोजनस है, होमोजेनस नहीं है। हाइड्रोजनस मतलब मल्टीपल चीज़ों से लेकर, जैसे मैंने पहले भी बताया, हाइड्रोजनस टाइप्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप्स और फंक्शनलिटीज में। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें है
Development in digital library progresses along with the development in the computer and communication technology. Two significant computers were built in 1948 and 1947. Like electronic information integration computer एनिक्स, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेशन. इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिकल इंटीग्रेशन कैलकुलेशन कंप्यूटर was developed by John Macaulay and Presper Edwards at the University of Pennsylvania, PENNSYLVANIA, पेनसिल्वेनिया, ये यूनिवर्सिटी का नेम है. ठीक है. इट कंटेन 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेटेड 30 tons. Was housed in the two storage of the building. Another computer Ardwix was designed to store two processes at once, switching between the set of instruction. इसमें स्विचिंग करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में. अ मेजर ब्रेक थ्रू acquired in 1947 when a Bill's laboratory placed vacuum tube with the invention of the transaction and transistor decreased the size of the computers and the same way at the same time increase the speed and capacity. दोनों इंक्रीज कर रहा है, साइज को रिड्यूस कर रहा है लेकिन स्पीड और कैपेसिटी को बढ़ा रहा है. अब ये यूनिवेक में क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर में क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर वर्स यूज़ होता है जिसमें हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करते थे. यूएस ब्यूरो ऑफ साइंसेस था 1951 में सिंस 1963 में. द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो ऑन प्रोग्राम रहती है ड्यूरिंग दिस टाइम्स में. ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो डेवलप हुआ था किसके लिए, कंप्यूटर्स के लिए, बिल्ड करने के लिए. इन्वेंशन ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट की इन्वेंशन हुई बाय द रॉबर्ट न्यूइक्स ऑफ इंटेल. ये याद रखना है, रॉबर्ट न्यूइक्स ऑफ इंटेल एंड जैक किवर्सी ऑफ द टेक्सास इंस्ट्रक्शन इन 1960. कौन सा सन था, 1960. ऑल द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वर प्लेस्ड इनटू द सिंगल चिप ऑफ सिलिकॉन. कहाँ पे प्लेस कर दी गए, सिलिकॉन चिप्स पे. डिजिटल लाइब्रेरी में चिप्स होती है ना, चिप्स उसमें हम कंप्यूटर CPU में यूज़ करते हैं, उसमें होती है चिप्स. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं. इन द माइक्रोफिल्म डिजिटल लाइब्रेरी स्टोरेज डिवाइसेस हैव विटनेस नोटेबल रिडक्शन इन इट्स साइज एंड कॉस्ट एंड ड्रामेटिकली इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइसेस, रिमूवेबल डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस, नॉन रिमूवेबल डिस्क डिवाइसेस. दो बताएं, रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल. इसमें पहला, इसमें अब अगर हम इसमें देखें इसके डिजिटल स्टोरेज टेक्नोलॉजी में, तो हमारा आता है मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया. स्टोरेज मीडिया कॉमनली होता है फॉर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा के लिए, जिसमें डेटा, इमेज, रिमोट सीइंग डेटा आ जाता है. फर्स्ट पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक ऑडियो रिकॉर्डर आ जाती है. इन्वेंशन ऑफ द बेलीडर परसुएशंस इन 1989 में. उसके बाद ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया आ जाता है. थ्रू द सर्च में ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज के लिए इज़ गोइंग टू बी सर्च सेवरल डेसिडेड, बहुत सारे टाइम से सर्च हो रहा है. ऑल्सो द पॉपुलर ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जिसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, ये इंट्रोड्यूस हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है 1982 में. ठीक है. अब विद द रिलीजिंग द येलो पेजेस इन 1985, सेकेंड वर्जन वॉज रिलीज. CD रोम हमारा कब था, 1988 में. CD रोम मतलब CD रोम रीराइटेबल हमारा आया था. वंस द रेडी मीन वंस रीड डाटा रीड वंस एंड रिटर्न कांट बी इरेजेबल. एक बार होने के बाद वो रीडेबल है. इसलिए रीराइटेबल में क्या होता है, रीराइटेबल में होता है RW में होता है वंस द डाटा रिटर्न कैन इरेज कम्प्लीटली एंड द सेम स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी यूज अगेन फॉर द डिफरेंट डाटा. ये इसमें ऐसा होता है कि ये इरेज हो सकता है, इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं.
ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पॉइंट पर, फ्लैश डिवाइसेस और यूपीएस डिवाइसेस क्या होते हैं। इन्वेंशन ऑफ मेटा ऑक्साइड सिमेंटिक डेटा बेस स्टोरेज डिवाइस पॉपुलरली नोन एज प्राइम टाइम एंड यूएसपी फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस, इसको हम पेटेंट कर कौन से ईयर में हो रहा है, 1999 में, बाय द IBM। USB ड्राइव्स नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी जो इलेक्ट्रॉनिकली इरेज कर सकती है और प्रोग्राम की जाती है। अब इसमें हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। ऑनलाइन डेटाबेसेस इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स क्या क्या हैं, तो अभी हम इसको पढ़ते हैं। ऑनलाइन डेटाबेसेस, इसमें हमारा है क्रिएशन एंड रिमोट एक्सेस ऑफ द ऑनलाइन डेटाबेस थ्रू इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। कंसीडर किया जाता है इंपॉर्टेंट लैंग्वेज प्रीक्योर टू योर डिजिटल लाइब्रेरी के बाद फर्स्ट डेटाबेसेस वर बिब्लियोग्राफिकल नेचर, वो ऑनलाइन वर्जन है एग्जिस्टिंग इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस का, जिसको हम इसमें हम हमारा बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट भी आ सकते हैं, इंडेक्स मेडिकल हो जाता है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट भी आ सकता है। और सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन स्टोरेज रिट्रीवल सिस्टम जो बिल्ड होता है ड्यूरिंग 1980s में, यूज़ करता है स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी को ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस मैनेजमेंट सिस्टम को लिंक करता है डिफरेंट रिमोट सिस्टम्स को, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन स्टोरेज रिट्रीवल सिस्टम पे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जो रिलीज़ हुए थे ड्यूरिंग 1970 और लेट 1970s में। इसमें कंप्यूटर बेस्ड स्टोरेज होता है और इंडेक्सिंग रिट्रीवल ऑफ डॉक्यूमेंट होता है इन कैरेक्टर कोडेड फॉर्म में। कुछ जो है बेटर नोन टेक्स्ट स्टोरेज रहते हैं और रिट्रीवल पैकेज होते हैं जो इंक्लूड करता है IBM स्टोरेज को, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स को। बैटल ऑटोमेटेड सर्च इंफॉर्मेशन रहती है सिस्टम, बेसिस रहता है, इंक्वायर रहता है, BRS सर्च रहती है, डॉक्यूमेंट मास्टर एसोसिएशंस रहता है, स्टेटस रहता है, कैश रहता है। डिजिटल इमेजिंग अमेजिंग टेक्नोलॉजी क्या है, डिजिटल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में ये होता है, ये आई थी ड्यूरिंग 1960 और 70 में, अवॉइड करने के लिए ऑपरेशनल वीकनेस ऑफ द फिल्म कैमरा को फॉर यूज इन द साइंटिफिक एंड मिलिट्री मिशंस में, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल इमेजेस वॉज प्रोड्यूस हुई थी 1920 में। हाउएवर द इन्वेंशन ऑफ द CCD क्या होती है, चार्ज हमारा होता है कपल्ड डिवाइसेस 1969 में। और इसमें आता है ATE और T बेल्स लेबोरेटरी बाय लिविजर्ड बॉयलेट्स जोराइंस के द्वारा, ई स्मिथ के द्वारा लीड करती है एप्लीकेशन ऑफ द इमेजिंग टेक्नोलॉजी इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, जिसको हम डिजिटल स्कैनर कहते हैं या फिर डिजिटल कैमरा भी कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी क्लोजली एसोसिएटेड है विद एक्सेस पॉइंट मूवमेंट के साथ। अगर मेजर हम इसमें देखें, मेजर मिलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी में, तो ये ब्रॉडली कैटेगराइज होता है इनटू द 4 सब हैट्स, नेमली जिसमें पहला इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी आ जाता है, सर्विस प्रोवाइडर आ जाता है, हार्वेस्ट करना मेटाडाटा फ्रॉम द ग्रोइंग नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी से। उसके बाद मेजर कैटलिस्टिक इनिशिएटिव और मूवमेंट्स आ जाते हैं। OAI कॉम्पिटेंसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर IR इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी के लिए आ जाता है, ठीक है। 4 इसमें है हमारा पब्लिशर रिस्पॉन्स टू IR इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी, पब्लिशर का रिस्पॉन्स क्या आता है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट इन IR इज गिवन बिलो, यहाँ पे दिए हुए क्या है, अब वो भी देख लेते हैं हम। देखिए IR बिगिन एज अ मूवमेंट टू फैसिलिटेट एक्सेस करना प्री प्रिंट टू साइंटिस्ट को दैट कुड बी रिमोटली एक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली। कैसे होगा ये सारा कुछ, इलेक्ट्रॉनिकली होगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी किस में बन रही है, डिजिटल में बन रही है, ठीक है। द इनफॉर्मल FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर रन बाय द अकेडमी डिपार्टमेंट्स वर रेफर टू एज द आर्काइव्स एंड रिपोजिटरी। वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी वॉज एरिक्स के बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था, उसी का ये ले रहा है
XIV ये लॉन्च हुआ था 1991 में, पता है भी आपको। प्रोफेसर पॉल जीन पैरगिक्स के द्वारा एट लोटस एलामोनाइज नेशनल लेबोरेटरी। RX वॉज अ डिजिटल रिपोजिटरी इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, किस फील्ड में ये लेता है, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, नॉन लीनियर साइंसेस में, कंप्यूटर साइंस में, और हमारा और क्वांटिटेटिव बायोलॉजीज में। ये ओरिजिनली क्रिएट हो गया लोअस एलोमिनस के द्वारा। नेशनल लेबोरेटरी रहती है, बट लेटर ऑन वे मूव कर जाता है कॉन्कोल्स यूनिवर्सिटी विद डॉक्टर जेम्स पेयर्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ओपन आर्काइव इनिशिएटिव, OAI क्या है हमारा मेजर ओपन आर्काइव इनिशिएटिव। मेजर कैटेलाइट है IR मूवमेंट्स का कैटर करता है। द मूवमेंट्स इंक्लूड बेडावेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स लॉन्च किया जाता है ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट 2000 के द्वारा। प्रोजेक्ट रॉमर्स और प्रोजेक्ट शेकरा लॉन्च हुए थे कब, ये इम्पोर्टेंट है, ये हुए थे हमारे 2002 में, 2002 मेडिटेटिंग रिपोजिटरी ऑफ द आर्काइव फैसिलिटेटेड ओपन एक्सेस रिपोजिटरी इन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एम्पेजियम डिपार्टमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस इन 2003, ठीक है। ये अब इसमें दो अलग हैं। ये ओपन आर्काइव यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एप्टॉम्स डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस लॉन्च किया था, ये 2003 में आया था, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ OAI कॉम्पिटेंसी ओपन सोर्स फॉर IR लेड टू द वाइड स्प्रेड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IR सेवरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में। सब कुछ इम्पोर्टेंट OAI कॉम्पिटेंसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं इसमें है, जिसमें हमारा पहला है हमारा ई प्रिंट आता है साइंट अप टाउन यूनिवर्सिटी 2002, SDS वॉर्स सिरेंस 2002, डी स्पेस MIT 2002, फेडोरा यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी 2003, सॉरी ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये 2003 में आया था, ये भी ठीक है। फेडेरा भी 2003 में ही है हमारा। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी 2003 में, ये भी 3 में आया है हमारा, ठीक है। ई प्रिंट भी एक हमारा डेवलप किया है, वो हमारा 2000 में आया था, ये भी और साउथ एप्टॉन यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, ठीक है। तो और मैंने इसमें आपको 4 बताए, टोटली क्लियर कर देती हूँ। ई प्रिंट है साउथ एप्टॉन यूनिवर्सिटी 2000, SDS वियर्स सेरेंस 2000, डी स्पेस MIT 2002, और सॉरी इसमें जो SDS वेयर्स सेरेन 2002 में है, और डी स्पेस MIT भी 2002 में है। उसके बाद फेडोरा यूनिवर्सिटी ऑफ विरिगेंसेस एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ये 2003 में है, जैसे वो था इसमें मैंने आपको ये भी बताया था ना अभी। हमारा एक डिपोजिशन ऑफ द आर्काइव बाय द फैकल्टी इन ओपन एक्सेस रिपोजिटरी, ये किसने किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस में, ये भी 2003 में था, और ये भी 2003 में ही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी और उसके जो है सर्विसेज क्या क्या है। हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट अराउजेज इन द ट्रैक बैक टू 1957, कब से आया था, 1957 से। इलस्ट्रेटेड वाइल द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट and Soviet Union launched its first satellite, SpaceX I, and prompting US President Dwight Eisenhower to launch DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, to regain the lead in the logical race. DARPA mission was to advance science and technology for the military application. DARPA developed its first success satellite in 18 months. By the end of 1960, it began to focus on computer networking and communication technology, essentially
to establish a communication link between the research centers and university across the country as part of its overall missions. And APRANET was commenced in 1969. कब हुआ था ये commence? 1969 है. By 1977 it has 51 nodes and 23 host. Email was invented in 1972 by the Royal Commonwealth to send messages across a distributed network. मैसेज सेंड करना डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स में. 1981 में क्या हुआ? CS-NET आया. कंप्यूटर साइंस नेटवर्क वॉज बिल्ड किया गया विद द कोलैबोरेशंस ऑफ द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री इन USA में. उसके बाद नेशनल साइंस फाउंडेशन देता है फाइनेंशियल सपोर्ट टू द CS-NET को प्रोवाइड करना नेटवर्किंग सर्विस. CS-NET यूज़ करता है फोन नेट को, MMDF को प्रोटोकॉल को फॉर टेलीफोन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल रिलाई करता है. इन एडिशन टू पियोनाट द फर्स्ट यूज ऑफ TCP एंड IP ओवर द X25 यूज़ करना कमर्शियल पब्लिक डेटा नेटवर्क्स को प्रोवाइड करता है. प्रोविडेंट अर्ली प्रिंसिपल ऑफ द पेज वाइट पेज डायरेक्टिव सर्विसेज डिसोमेस्टिक यूज इन न्यूमरस साइट्स पर. उसके बाद 1982 में क्या हुआ? वॉज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट में. ठीक है. डिफेंस कम्युनिकेशन एजेंसी और डैपरा ने अडॉप्ट किया TCP को, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल को, और इंटरनेट प्रोटोकॉल को, जिसको हम कहते हैं TCP और ITP को एज अ ऑफिशियल पोर्टल सूट्स फॉर APRANET के लिए. ये लीड करता है वन ऑफ द फर्स्ट डिफेंशियंस ऑफ इंटरनेट को एज कनेक्टेड की जाती है स्टार्ट ऑफ नेटवर्क्स में यूज़ करना TCP और IP को. इन द सेम ईयर यूरोपियन यूनिक्स नेटवर्क वॉज क्रिएटेड हो गया तो प्रोवाइड करने के लिए ईमेल्स को यूज़नेट को यूरोप में एक्सटर्नल हमारा गेटवे प्रोटोकॉल रहता है वॉज डेवलप किया था. सेम ईयर डिफाइन करता है प्रोटोकॉल को फॉर कनेक्टिंग करने के लिए नेटवर्क जो बेस्ड नहीं होते इंटरनेट पर और TCP IP पर बट विद द इंटरनेट. अब देखो एक्सटर्नल गेटवे प्रोटोकॉल्स में क्या है? पहले वाला तो हमारा TCP और IP पे डिपेंड था, लेकिन ये उस पर डिपेंड नहीं होता विद इंटरनेट के साथ. अब इसमें क्या है? 1957 में NCF साइन किया कोऑपरेटिव एग्रीमेंट विद NAT NCF-NET के साथ. इसका एक नेटवर्क बनाकर बैकग्राउंड विद द मैरिक नेटवर्क इन मैरिक IBM एंड MCB लेटर फाउंड द ANS. क्या ANS क्या है? एडवांस नेटवर्क सर्विस को. इन द सेवरल बिटनेट एंड CS-NET मर्ज हो गए कॉपरेशन क्या बनाने के लिए? CREN को कॉपरेशन और रिसर्च एंड एजुकेशनल नेटवर्किंग ये बनाने के लिए. ठीक है. और इन द फॉल ऑफ 1991 द CNS सर्विस डिसकंटिन्यू बाय फुलिंग अप इम्पोर्टेंट अर्ली रोल इन द प्रोविजन फॉर द अकेडमिक नेटवर्किंग सर्विस. ने अपना रोल फिल कर दिया, उसके बाद वो बैकअप हो गया. ठीक है. उसके बाद की फीचर्स ऑफ सिरेंस कॉपरेशन फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्किंग. ठीक है. तो कॉपरेशन फॉर रिसर्च एंड एजुकेशनल नेटवर्किंग इज इट ऑपरेशनल कॉस्ट वॉज फुली मेन थ्रू द पेड बाय इट्स मेंबर ऑर्गेनाइजेशन पे करती थी. 1994 में APRANET ने सेलिब्रेट की अपनी 25th एनिवर्सरी. इंटरनेट शॉपिंग की, ईमेल को कॉमर्स कमिटेड किया अपने ऑपरेशन नेट्स को. ग्रोइंग इंटरनेट ट्रैफिक बिकम ज्योमेट्रिक्स. NSF नेट ट्रैफिक पास
passes 10 trillion bytes and months during 1984। क्या 1994 में इतने ट्रिलियन बाइट्स में गया। उसके बाद WW बिकम द सेकंड मोस्ट पॉपुलर ऑन द नेट पर बिहाइंड FTP लीव करता है टेलनेट को एज अ थर्ड प्लेस। इन मई 1985 में WWW सरपास करता है FTP पे एज अ सर्विस विद द ग्रेटेस्ट ट्रैफिक और NSF नेट बेस्ड है पैक काउंट पर। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ वेब सर्वर कब हुई, अब ये पढ़ता है। डेवलपमेंट ऑफ वेब सर्वर हमारी हुई थी develop is a crucial advantage with availability of ready-to-made publishing, availability user friendly graphic browser का for all prevalent प्लेटफॉर्म्स के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और प्रिविलेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए स्टैंडर्ड WWW इसका इस इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, ये अपडेटेड होता है रेगुलरली फॉर एडिशनल फंक्शनरीज के लिए सच एज ईमेल क्लाइंट्स के लिए, सपोर्ट फॉर जावा के लिए और एक्टिव एक्स के लिए एबिलिटी टू व्यू करना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स को विदाउट हैविंग इंस्टॉल इन प्लगइन फॉर दैम। मतलब उनको वर्ल्ड वाइड वेब से ही मिल जाता था, डाउनलोड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। HTTP लिंक एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें क्या है सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट वॉज द इन्वेंशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब टिम्बरली एट द CERN। मैंने आपको बताया इसका फुल फॉर्म, CERN का भी बता दिया था, लेबोरेटरी 1991 में हुआ था ये, ठीक है। और अंडरलाइन कॉन्सेप्ट बिहाइंड इज हाइपरटेक्स्ट डाटा ओरिजिनल बाय, देखो हाइपरटेक्स्ट हमारे टेड नेल्सन्स ने किया था, उनका ये इन्वेंशन था, ठीक है। प्रोजेक्ट एक्सनेडोस एंड डेवोकस एनरल्ड बेल्ट ऑनलाइन सिस्टम्स बर्नर इन हिज बुक टाइटल करते हैं वेविंग द वैप्स को एक्सप्लेन करते हैं। ही हैज़ रिपीटेडली सजेस्टेड ए marriage between the two technology was possible to member of both the technical communities। मतलब दो लोगों के बीच एक तरीके की शादी हो, इस तरीके की टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी होगी, ठीक है। when no one took up his suggestion and he finally took up the project himself। in this process he developed the 3 essential technology। इन्होंने इस प्रोसेस में 3 टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया था। कौन कौन सी हम देख लेते हैं वो 3 टेक्नोलॉजी। पहली हमारी टेक्नोलॉजी है सिस्टम ऑफ ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर फॉर रिसोर्सेज ऑन द वेब एंड एल्सवेयर। द यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट आइडेंटिफायर जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है इसका, और यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर भी कहते हैं। उसके बाद पहली तो ये कि इन्होंने URI को, ठीक है, और URL भी कह सकते हैं, और इसको, ठीक है, और URD यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन जिसको हम URL भी कहते हैं और URI भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तीसरा हमारे HTTP, इसको हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको हम क्या कहते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हमारा अब ये आ जाता है इसके बाद लास्ट इसमें टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हमारा क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज साइंस दैट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ द बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड इन द लाइब्रेरी। कैसे रिकॉर्ड होता है, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। मशीन रीडेबल कैटलॉग इंट्रोड्यूस हुआ था, कब हुआ था इंट्रोड्यूस, 1964। कैन कंसीडर किया जाता है एज अ मेजर डेवलपमेंट इन दिस रिगार्ड सम आफ्टर ऑटोमेशन ऑफ द लाइब्रेरी स्टार्ट इन अ बिग वे इन 1917 विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी। कैसे इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी ऑटोमेशन पैकेज के फॉर्म में ये हुआ था। द ट्रेंड अप इस
pick up in the early 18 with the introduction of PC at a affordable cost library. PC 1980 में आए थे PC, affordable cost library. Computerization of individual lead to the formation of the union catalog through library networking like OCLC that were developed to facilitate online copy कैटलॉगिंग रिसोर्स शेयरिंग। अब इसमें ये बता रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हमारे में मार्क हमारा आया था 1964 में। उसके बाद हमारा ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी स्टार्ट हुआ था 1970s में। 1980s में क्या था, हम पीसीज लेकर आ गए थे अफोर्डेबल कॉस्ट में लाइब्रेरीज़ के लिए। तो ये हमारा हो गया, हमने इसमें पढ़ा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, क्या क्या इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या क्या है, ये हमने इसमें पढ़ा। ठीक है, पहला तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर डेवलपमेंट पढ़ा, फिर हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स क्या क्या है ये हमने पढ़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अभी मैं एक टॉपिक अभी आपको और पढ़ाना चाहती हूँ, वो भी मैं अभी पढ़ा देती हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हमारा आता है तो हम पढ़ेंगे डिजिटल लाइब्रेरी जीनेसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। ये हमारा टॉपिक है, इसको भी हम अभी पढ़ेंगे और फटाफट मैं आपको बताती हूँ ये और इसमें एक और भी है DOI, वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, DOI होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। दोनों टॉपिक्स हम अभी लेंगे और फिनिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी जीनेसिस इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट, text, images, audio, visual along with the technical interface and specialized staff need to select, organize, preserve and provide a global access to these sources। अब देखिए ये कह रहा है कि ऐसे डिजिटल इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, उनके लिए हम एक स्पेशलाइज स्टाफ करते हैं जो सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज, प्रिजर्व करते हैं और फिर उसको प्रोवाइड करते हैं ग्लोबल एक्सेस टू उसके रिसोर्सेज को। ठीक है, जीनेसिस में क्या है, द इवैल्यूएशन पाथवे ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी स्पेंड सेवरल डेसिडेज को फ्रॉम ट्रांजिशनिंग करना फ्रॉम द विजनरी कॉन्सेप्ट टू द फुली नेटवर्क इंटीग्रेटेड सिस्टम्स में। उसमें अब विजनरी फाउंडेशन कब हुई थी, 1940 से लेकर 60 तक। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऑटोमेशन एंड प्रिक्योरेशन कब हुआ था, 70 से लेकर 80 तक। ठीक है, और इंटरनेट एरा 1990s में आया था। मॉडर्न कन्वर्गेड रेपोजिटरी 2000 से लेकर अभी तक है, प्रेजेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिजिटल लाइब्रेरीज की, ये तो हमें जीनेसिस जाना, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। रेफर करती हैं सिग्निफिकेंटली ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टर आर्कराइज सेवरल कोर्स ऑफ फीचर्स है। इसमें कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होती, साइमल्टेनियस मल्टीपल एक्सेस रहता है, 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है, एडवांस इंफॉर्मेशन रिट्रीवल रहता है, मिनिमल स्पेस कंस्ट्रेंट रहती है, कॉम्प्लेक्स मेटाडाटा स्ट्रक्चर रहता है, एक्सेस वाइज ओनरशिप रहती है। उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी टाइप्स, डिजिटल लाइब्रेरी के स्टैंड अलोन डिजिटल हमारा लाइब्रेरीज है। इसमें हमारा एक लोकलाइज्ड आती है, सेल्फ एस्टिमेटेड सिस्टम रन करता है सेंटर सर्वर आर्किटेक्चर पर। दूसरा हमारा है ऑल डिजिटल एसेस मेटाडाटा जो स्टोर करना विद अ सिंगल फिजिकल एंड वर्चुअल मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, प्राइवेट एंड लोकेटेड रिसर्च रिपोजिटरी। अब हम आते हैं इस पर, पहले तो हमने स्टैंडर्ड डिजिटल लाइब्रेरी पढ़ी, अब हम फेडरल डिजिटल लाइब्रेरी पढ़ते हैं। ए नेटवर्क ऑफ द मल्टीपल ऑटोनोमस डिजिटल लाइब्रेरी जो लिंक कर रहा टुगेदर अक्रॉस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। की फंक्शन हमारा है इसमें ट्रांसफर रिसर्च इंटरफेस करना और हाइड्रोजनस सोर्सेज, मतलब बहुत सारे सोर्सेज साइमल्टेनियसली विदाउट कॉपिंग करना फाइल को टू द सेंटर लोकेशन। कॉपी नहीं होनी चाहिए फाइल सेंटर लोकेशन। एग्जाम्पल इसमें रहेंगे नेटवर्क साइंटिफिक डेटाबेसेस लिंकिंग वेरियस इंटरनेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज को। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फेडरल डिजिटल लाइब्रेरी। थर्ड हमारा होता है हार्वेस्टेड डिजिटल लाइब्रेरी। इसमें आता है हमारा सिस्टम मेटाडाटा फ्रॉम इंडिपेंडेंट एंड स्केलर लोकेशन टू फॉर्म करने के लिए एक यूनिफाइड पोर्टल को। इसमें की फीचर्स हैं, ये रिलाई करता है स्टैंडर्ड हार्वेस्टिंग प्रोटोकॉल के लिए। इसमें AOI PMH कहते हैं, टू इंडेक्स करना फ्रॉम रिमोट डेटाबेसेस, लीविंग
करना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को उसके होम होस्ट के लिए, ठीक है। मेजर डिजिटल रिपोजिटरी टूल्स एग्जाम्पल हैं इसमें, ठीक है, और रीजनल ओपन एक्सेस सोर्सेज इंडेक्स एग्जाम्पल है। अब हम आ जाते हैं इसमें डिजिटल लाइब्रेरी का फॉर्मेट क्या होता है। रेफर करता है फाइल स्पेसिफिक टाइप्स को, स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड को स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रिजर्व करना डिजिटल रिसोर्सेज को, जिसमें हमारा टेक्स्ट आ जाता है, फाइल्स और हमारा ऑडियो विजुअल आ जाता है। ये डेडिकेट करता है कैसे कंटेंट इंपोर्ट किया जाए, कंप्रेस किया जाए, डिस्प्ले किया जाए तो यूज़र को अक्रॉस वेरियस डिवाइसेस में, जैसे हमारा रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स हो गया, ठीक है, उसमें हमने डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया, मल्टीमीडिया फॉर्मेट हो गया, मेटाडाटा रिकॉर्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेट हो गया, ठीक है। इसमें ओपन डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म्स हो गया। तो ये 4 मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये अब हम पढ़ते हैं कि हमारा DOI क्या होता है। डाटा ट्रीम DOI मोस्ट कॉमनली स्टैंड फॉर डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। क्या है? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है ये, ठीक है। उसमें हमारा डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूज्ड होता है फॉर परमानेंटली आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट in it can also refer to a United States uniformly and permanently identifying electronic. It can refer to the US Department to Internal and refer गवर्नमेंट एजेंसी। अब ये क्या कह रहा है, देखो ये जो DOI है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ये कहाँ को बिलोंग करता है? ये हमारा US डिपार्टमेंट इंटरनल को फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी को ये बताता है। इसमें भी हमारे 2 टाइप्स हैं। हमारा पहला है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर एकेडमिक एंड डिजिटल मीडिया गवर्न करता है बाय द DOI फाउंडेशन। DOI इस एक तरह का यूनिक एंड परसिस्टेंट स्ट्रीमिंग ऑफ द नंबर है, लेटर है, सिंबल्स है, साइन की जाती है स्पेसिफिक पीस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, मोस्ट फेमसली स्कॉलरली रिसर्च पेपर को, डेटा सेट्स को एंड ई-बुक्स को, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल US गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर क्या कहेंगे हम? एक तरीके का पॉलिटिकल और गवर्नमेंटल कंटेक्स्ट में अगर हम देखें इसको तो DI इस तरीके का कैबिनेट लेवल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल और मैनेज करना कन्वर्जन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड कन्वर्जन ऑफ द मोस्ट फेडरल लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज। इन मॉडर्न लाइब्रेरी में DOI एक तरीका यूनिक अल्फा न्यूमरिक स्ट्रिंग है जो असाइन किया जाता है परसिस्टेंटली आइडेंटिफाई करने के लिए एक डिजिटल रिसोर्सेज को। किसको? एक डिजिटल रिसोर्सेज को। इसको हम जनरल आर्टिकल्स भी कह सकते हैं, ई-बुक्स भी कह सकते हैं, डेटा सेट्स भी कह सकते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स भी कह सकते हैं। प्रोवाइड करना विद अ परमानेंट बैफ लिंक के साथ डैट रिमेन अनचेंज, जो चेंज नहीं होगी, ठीक है। और इवन इट्स फिजिकल URL चेंज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उसका एक यूनिक आइडेंटिटी जो बनी है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसमें ये हो गया ना डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। अगर हमने एक बार बना दिया तो उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई है, उसके बाद वो चेंज नहीं की जा सकती। और ये अल्फा न्यूमरिक में भी होती है, अल्फा न्यूमरिक फॉर्म में होती है ये, ठीक है। अब हम लाइब्रेरी अब ये ही बताना चाह रहे हैं कि लाइब्रेरी क्यों यूज़ करती है DOIs को, ठीक है। तो लाइब्रेरी यूज़ करती है DOIs को किसके लिए? एक्यूरेसी साइटेशन के लिए, डाटा डिस्कवरी सिस्टम्स के लिए, रिपोर्ट मिंटिंग्स के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ब्रोकन लिंक्स को, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा टॉपिक हो गया फिनिश। आज मैंने आपको बताया डिजिटल लाइब्रेरी इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने डिजिटल लाइब्रेरी डेवलपमेंट पढ़ा, उसके बाद हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी हमने कर लिया। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमने पढ़ा और मैंने आपको उसमें जो है ईयर्स भी बताए कि इसके कौन कौन से ईयर्स हैं, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आए हो। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी कि इसका ईयर्स क्या क्या है, ठीक है फ्रेंड्स।
और इसके अलावा हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ी। और क्या क्या पढ़ा? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बाद हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट तक पढ़ा। उसके बाद हमने जो है मैंने न्यू टॉपिक बताया था वो भी बता देती हूँ अभी मैं आपको। हमने पढ़ा इसमें डिजिटल लाइब्रेरी जीनसेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स क्या है, और लास्ट हमारा टॉपिक था डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए। ये डिजिटल लाइब्रेरी से रिलेटेड पार्ट 1 वीडियो है। होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर मेरा वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट डे।